नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 26 अक्टूबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पे न्यूज़ देखेंगे असम ट्रिब्यून से। असम ट्रिब्यून से एक बहुत इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़ है। यहाँ पे बात किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में बोला गया है दैट जितने सारे प्री इंडिपेंडेंस फेज के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, सबको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज हेरिटेज स्कूल। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का एक पहला स्टेट बन गया है अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है। इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंस से पहले ऐसे जो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हुए थे ना, सबको जब जब अगर हेरिटेज स्कूल्स का टैग मिल गया तो उनको सरकार स्पेशल अटेंशन देगी। स्पेशल अटेंशन किसके रिलेटेड? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड। इनफैक्ट कोशिश की जाएगी बहुत सारे स्कूल्स में म्यूजियम्स भी बने जिससे वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ के पास्ट हेरिटेज को ग्लोरीफाई किया जा सके और वो लोग भी जान सके दैट उनका पास्ट कैसा रहा था। राइट, सो दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना। और देखो, इस टाइप के कभी भी अगर न्यूज़ देखा ना, कभी इसको स्किप मत करना। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है दैट बताओ नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ऐलान किया है दैट प्री इंडिपेंडेंस स्कूल्स को वो हेरिटेज स्कूल में कन्वर्ट करेगा? तो द आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसलिए इसको हमको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे असम ट्रिब्यून का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे अमृत कलश यात्रा के रिलेटेड, क्योंकि मणिपुर के द्वारा रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया गया है स्टेट का टीम जो क्या रवाना दे रही है स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल दैट इज़ हमारा दिल्ली के लिए। और ऑफ कोर्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेरा माटी मेरा देश स्कीम, जिसके तहत देश के अलग अलग कॉर्नर से, जी हाँ दोस्तों, हर एक क्लियरली देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंट्री के एवरी कॉर्नर से सॉइल्स को कलेक्ट किया गया है और 7,500 इस टाइप के मटकों में भरा गया। ये देख रहे हो मटकों में, है ना। सोचो एक स्टेट में सोचो से फॉर एग्जांपल 10 या 15 मटका बन रहा है, राइट। या फिर एक स्टेट में बहुत ज़्यादा बनेगा, इसीलिए तो पूरा देश से बोला गया ना 7,500 अर्न्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री आर बीन टेकन, और ये जो है ना दिल्ली में लाया जा रहा है। और इस सॉइल को किस लिए यूज़ किया जाएगा? अमृत वाटिका बनाने के लिए। आपको पता है ना दैट नेशनल वॉर मेमोरियल के सामने जो है ना अमृत वाटिका बन रहा है, और उस अमृत वाटिका एक ऐसा वाटिका होगा जहाँ पे देश के अलग अलग रीजन से जो सॉइल्स हैं वो सॉइल से वो अमृत वाटिका बना होगा, राइट। तो इनडायरेक्टली ये वाटिका किसका सिंबलाइजेशन करेगा? ये सिंबलाइज करेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का, राइट। सो आशा करता हूँ इन चीज़ों को अच्छे से दिमाग में रखना। नेक्स्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे हम लोग डोगरा आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, है ना। और ये डोगरा आर्किटेक्चर वैसे तो देखो हिस्ट्री में ऑलमोस्ट इसका जो ये आर्किटेक्चर फॉर्म है ये ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुका है, बट एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे इस डोगरा आर्किटेक्चर को रिवाइव किया जा सके। ये देखो, ये जो देख रहे हैं ना, ये है डोगरा आर्किटेक्चर। अब डोगरा आर्किटेक्चर कहाँ पे बनता है? ये जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में। जी हाँ दोस्तों, डोगरा आर्किटेक्चर जो पहले जम्मू के ऊपर रूल करते थे ना, डोगरा हिंदू किंग्स, उनके द्वारा बनाया गया ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस है। ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ना, ये डोगरा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ही है। और ये डोगरा किंग जो है उन्होंने वहाँ पर रूल किया था फ्रॉम 1846 टू द ईयर 1947। और कहा जाता था दैट डोगराज जो है दे आर बिलीव टू बी द इंडो आर्यन के ही ये डिसेंडेंट है, और ये लोग माइग्रेट कर गए थे टू जम्मू रीजन फ्रॉम द पंजाब रीजन एंशिएंट टाइम में। ठीक है, इसकी आर्किटेक्चर की कुछ कुछ कैरेक्टराइजेशंस अगर देख लीजिएगा, जैसे यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल, जी हाँ, लोकल स्टोन, वुड, ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया। सिमेट्रिकल डिज़ाइंस जो कि आप देख भी पा रहे थे दैट हाँ लेआउट जो है काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रीज थी उसमें। वुडन बालकनीज थी, देखो ये वाला जो बालकनीज देख रहे हो, दीज आर व्हाट, दीज आर वुडन बाउंड्रीज जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटली कार्व्ड वुडन बालकनीज थी। स्लोपिंग रूफ थे जिससे क्या अगर बाई चांस इस रीजन में स्नोफॉल हुआ भी, देखो ये स्लोपिंग रूफ देख रहे हो, यहाँ पर भी स्लोपिंग रूफ है। स्लोपिंग रूफ अगर स्नोफॉल हुआ तो वो पानी वो जो है स्नो वो नीचे आ जाए।
कोर्टयार्ड्स बने हुए थे, है ना, सेंट्रल कोर्टयार्ड हर एक बिल्डिंग्स पे बनते हैं, और वेंटिलेशंस तो खैर होती हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू एंड तिब्बतन स्टाइल्स आर ऑल्सो सीन इन दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइंस. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे UNWTO का रिकॉग्निशन, जो क्या एक गुजरात के एक विलेज को दिया गया जिसका नाम है धोरदो विलेज. जी हाँ, धोरदो विलेज इन गुजरात. इसने अर्न किया है रिकॉग्निशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज, इसीलिए तो बोला गया UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉग्निशन मिला है. राइट. किस किस विलेज को? गुजरात के इस विलेज को जिसका नाम है धोरदो विलेज. राइट. एंड किस लिए रिकॉग्निशन मिला है? फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्टिक विलेजेस इन द ईयर 2030. तो सवाल होता है, गुजरात का ये धोरदो विलेज है कहाँ? आपको पता है ना, गुजरात में रन ऑफ कच्छ सुना ही होगा शायद आप लोगों ने. वहाँ पे हर साल एक उत्सव मनाया जाता है, रन उत्सव, है ना. सो ये जो विलेजेस है ना उसमें बनाया जाता है, जो क्या ऑफ कोर्स ये पूरे रीजन के रिच कल्चरल हेरिटेज को, ट्रेडिशनल आर्ट्स को, म्यूजिक्स एंड क्राफ्ट्स को सिंबलाइज करता है ये विलेज. राइट. सो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकॉग्निशन दिया जाता है टू एनी विलेजेस, राइट, इससे क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है टू द रूरल डेवलपमेंट. ये वहाँ की लोकल जो लैंडस्केप्स है, कल्चरल डाइवर्सिटी या फिर ट्रेडिशंस है, उसको प्रिजर्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यही नहीं, ये जो विलेजेस है ये एक्सेल करते हैं अलग अलग एरियाज़ में, जो क्या इंक्लूड करता है कल्चरल एज वेल एज नेचुरल रिसोर्स, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी और टूरिस्टिक डेवलपमेंट्स तो खैर यहाँ पे देखा ही जाता है. नेक्स्ट, बेस्ट जो टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया था 2021 को, और ये था पार्ट जिससे क्या यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट दुनिया भर में ये लगा सके, जिससे अलग अलग देशों में रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके. और रूरल डेवलपमेंट के साथ ही नहीं, अब देखो ये रिकॉग्निशन भी UNWTO कब देती है? जब कोई भी रीजन में एक तो टूरिज्म प्रमोट हो ही रहा है, उससे रूरल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बट साथ ही साथ वो कॉम्बैट कर रहा है डीपॉपुलेशन को, इंकरेज कर रहा है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस थ्रू टूरिज्म. तो जब ये सब कुछ देखा जाता है ना, तभी UNWTO के द्वारा ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी. UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, जो क्या प्रमोट करती है टूरिज्म को. किस टाइप का टूरिज्म? रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल और यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म को. यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्पेन के मैड्रिड में, और ये प्रमोट करती है टूरिज्म को एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब कोई भी, जैसे देखो रूरल रीजन को ही ना फोकस किया जा रहा है, तो अगेन यहाँ पे रूरल रीजन में टूरिज्म को प्रमोशन तो करेगी, बट साथ ही साथ वैसा होना चाहिए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर वहाँ पर हो रहा है, बट साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होने से नहीं चलेगा. ऐसा नहीं है दैट कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ही ग्रोथ करे. इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो ग्रोथ जो है ना इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी होना चाहिए. ठीक है. सो ये है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में. ये रिसेंटली न्यूज़ में था. अब ये क्यों न्यूज़ में था? प्रोबेबली ये हमारे उतने काम का नहीं है, बट हमारे काम का क्या है दैट ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो कि बहुत समय न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये होता क्या है. नाउ इसको बताने के लिए मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा. से फॉर एग्जांपल, आप एक बिजनेसमैन हो इंडिया में, ठीक है, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो क्या चाइना में बिजनेस कर रहा है. ठीक है, हम लोग दोनों इंडियन हैं, हम लोग दोनों भाई भाई हैं, है ना. तो ऑफ कोर्स आपका इंडिया में जो कंपनी का नाम है वो नाम है ए, मैंने जो वही नाम जो है चाइना का लोकल नाम से रख दिया है कंपनी बी. ठीक है. अब अगर इंडिया से माल जा रहा है चाइना में, है ना, तो इंडिया से जो माल जा रहा है उसमें तो सरकार कुछ बनेगा, प्रोडक्ट माल जाएगा तो कुछ तो टैक्स लगाएगी, बट साथ ही साथ जब चाइना में भी मैं वो प्रोडक्ट बेचूंगा ना, तभी भी चाइना की भी सरकार मुझसे टैक्स लगाएगी. ठीक है. तो देखो, एक ही प्रोडक्ट पे इंडिया में भी टैक्स लग रहा है. से फॉर एग्जांपल, इंडिया में टैक्स है उसका 18% और चाइना में उसका टैक्स है 20%. तो मेरे को टोटली एक प्रोडक्ट जिसमें मेरा खर्चा आया 100 रुपया, उसमें 18 + 20 दैट इज 38 रुपीज़ तो मुझे सरकार को ही टैक्स देना पड़ जा रहा है. तो मैं कमाऊंगा क्या भाई? मेरा तो कंपटीशन ही कट जा रहा है ना.
तो इसीलिए इस टाइप का जिससे कंफ्यूजन ना हो, अगर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई बिजनेस दो अलग अलग देशों में काम कर रहा हो, तो उस एक प्रोडक्ट के लिए दो अलग अलग देशों में जिससे उसको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए एक टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अभी क्या हो रहा था, इस प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट में इंडिया में भी टैक्स लग रहा था, चाइना में भी टैक्स लग रहा था, राइट। बट जब कोई भी दो कंट्री मिलकर आकर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करती है ना, तो वो बोल देती है देखो भाई, इनसे जो है ना एक ही बार हम टैक्स वसूलेंगे, और वो टैक्स रहेगा, से फॉर एग्जांपल अभी 38 लग रहा था ना, से फॉर एग्जांपल 25% वो लोग टैक्स लेंगे, है ना। और 25% को ही ये इंडिया और चाइना कुछ आपस में बांट लेगी। मतलब जो हम और आप जो बिजनेसमैन थे, जिनका एक 100 रुपये का प्रोडक्ट में पहले 38 रुपीज़ टैक्स लग रहा था, अभी उस 100 रुपये के प्रोडक्ट में सिर्फ 25 रुपीज़ टैक्स लग रहा है, राइट। तो बाकी जो वो डिफरेंस हुआ ना अराउंड 13 रुपीज़ का, वो क्या हो गया, इस कंपनी को फ़ायदा मिल जाएगा ना, जिससे क्या कंपनी उसी पैसे को अपने अलग वाले प्रोडक्ट में लगा सकती है और मुनाफा कमा सकती है। क्योंकि देखो, कंपनी को भी सर्वाइव करना पड़ेगा ना जी, नहीं सर्वाइव करेगी तो कैसे जिंदा रहेगी कंपनी, समझ लो बात। तो इसीलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ दैट ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये एक टैक्स ट्रीटी है जो कि साइन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री, या फिर मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ भी किया जा सकता है, जिससे क्या टैक्स पेयर्स को वो अवॉइड कर सकते हैं पेइंग डबल टैक्सेस ऑन देयर इनकम। समझ लो बात। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यस, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक नया प्रोजेक्ट के बारे में जो कि लॉन्च किया गया रिसेंटली बाई इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव। नाउ इस प्रोजेक्ट का उद्भव का मेन एम क्या है? देखो, हमारा जो है ना देश बहुत एक दिन दो दिन का देश नहीं है, 1947 के बाद वाला देश नहीं है। हमारा देश जो है पहले से, जब से शायद दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, तब से शायद हमारा ये दुनिया में देश जो है इंडिया था, राइट। और उसी को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रैटेजिक वॉर्स भी लड़े हैं अलग अलग देशों के खिलाफ, राइट। और हमारा जो मॉडर्न मिलिट्री पेडागॉजी है ना, मतलब मॉडर्न मिलिट्री में जो चीज़ें सिखाई जाती है, लड़ने का तरीका, कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन में चले गए। हम लोग ना अपने पुराने विजडम को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। पुराने विजडम हम लोग को कहाँ कहाँ से सीखने को मिलता है पता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें हम लोग कैसे दो देशों के बीच में या फिर दो रीजन्स के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो सके, कैसे सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन किया जा सके, कैसे डिप्लोमेसी किया जा सके। यही नहीं, साउथ इंडिया के थिरुकुलर में भी एथिकल कंडक्ट ऑफ वॉरफेयर, ये सब बहुत कुछ सिखाया गया है। तो जब हमारे पुराने एपिक्स में ये सब चीज़ें लिखे गए हैं, तो क्यों हम लोग ये सब चीज़ को अभी नहीं अप्लाई कर सकते अपने डिफेंस पॉलिसी में, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में, राइट। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है ना, ये कहीं ना कहीं इसी अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है इनरिच करेगा हमारे अभी के जो मिलिट्री ट्रेनिंग करिकुलम्स है, उसको इनरिच किया जाएगा थ्रू हमारे पास्ट के दीज बुक्स दैट हैज़ बीन रिटन लाइक अर्थशास्त्र, थिरुकुलर। और इनका फोकस रहेगा दैट कैसे हमारे मिलिट्री लीडर्स को एडुकेट किया जा सके, कैसे हमारे मिलिट्री सीनियर कमांडर्स को एडुकेट किया जा सके, और कैसे एक नॉलेज पूल बनाया जा सके स्कॉलर्स और डिफेंस पर्सनल के लिए, जिससे आने वाले समय में जो हमारी रिलेशंस है दूसरे देशों के साथ अच्छे भी बने, और लड़ाई के समय चाणक्य नीति भी हम लोग आराम से अप्लाई कर सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये है ऑपरेशन चक्र 2 के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिकेशन, जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ने कैरी आउट किया है वाइड स्प्रेड क्रैकडाउन ऑन द साइबर क्रिमिनल्स इन इंडिया। साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे है ना। वो आपके पैसे को कैसे करके निकाल लेंगे आपको पता नहीं चलता है, राइट। और ये अगर देश में बढ़ता रहे, क्योंकि देखो इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये सब भी बढ़ेगा, राइट। तो इसके लिए ये ऑपरेशंस चलाया जा रहा है, जिससे देश में जितने सारे साइबर क्रिमिनल्स हैं उसको धर दबोचा जाए, है ना। तो ये ऑपरेशन जो है इन्वॉल्व करती है सर्चेस एट 76। जब हमें एक मिनट गाइज, जब मैं साइबर
ऑपरेशन चक्र के बारे में बात कर ही रहा हूँ, जब मैं साइबर क्रिमिनल्स के बारे में बात कर ही रहा हूँ, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स साइबर क्राइम हो रही होगी, अलग अलग लेवल में साइबर क्राइम हो रहा है। पता है किस टाइप ऑफ, मैं बता रहा हूँ आपको। रिसेंटली मैं एक देखा था, इसलिए मैंने सोच रहा हूँ चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, शायद आपके भी साथ को कल हो सकता है, तो मेरे को आके थैंक्स ज़रूर बोल देना दैट हाँ मैंने बचा लिया। क्या किया जा रहा है दैट लोगों को बोला जा रहा है, या तो बैंक वाले से कॉल आता है या फिर कहीं से कॉल आता है, और उनको बोला क्या जा रहा है दैट आप अपने मोबाइल, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कॉल आएगा, है ना, बोला जाएगा दैट आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। आप तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, बट जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे ना, वो आपका सारा मोबाइल का डेटा उसके पास आ जाएगा, पता है। जी हाँ, मतलब वो आपके मोबाइल में आपका एटीएम का पिन का ओटीपी डालेगा, तो आपको तो मिल रहा है ओटीपी, बट साथ ही साथ वो अपने फ़ोन में बैठकर वो ओटीपी देख पा रहा होगा आपको क्या ओटीपी आया, राइट। और ओटीपी का ही तो गेम है। आप लोगों ने आज तक तो सब कुछ पता है दैट हाँ ओटीपी से सब कुछ ठीक होता है, बट ओटीपी का जो गेम होता है जिससे लोग फंस रहे हैं, वो शायद आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। तो बिल्कुल सतर्क रहिए, कहीं भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कभी भी डाउनलोड मत कीजिए। अगर आप डाउनलोड करना है तो यस, डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, समझ लो बात। सो या ऑपरेशन चक्र 2 के बारे में अगर बात करें, ये ऑपरेशन इन्वॉल्व करता है सर्चेज एट 76 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री, है ना। और इसमें अराउंड अलग अलग रीजन में जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस दर्ज किए गए थे बाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये फाइनली इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और इन लोगों को धर दबोचा। कहा जा रहा है अराउंड 100 करोड़ रुपया का क्रिप्टो करेंसी स्कैम बहुत ज़्यादा पकड़ा जा रहा था, राइट, है ना। तो एनीवेज किस लेवल का फ्रॉड है वो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो जस्ट ये देखना है ऑपरेशन चक्र एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए दैट कैसे ये ऑपरेशन चक्र आपके इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑपरेशन चक्र जब मैं 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ऑफ कोर्स ऑपरेशन चक्र 1 भी कभी हुआ होगा। जी हाँ, ऑपरेशन चक्र 1 इसको कंडक्ट 1 साल पहले किया गया था इन कोलैबोरेशन विद इंटरपोल, एफबीआई एंड पुलिस फोर्सेस इन वेरियस कंट्रीज, और ये इन्वॉल्व कर रहा था सर्चेज एट अराउंड 115 लोकेशंस, जिसमें बहुत जो तब के समय में भी बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा गया था। और अभी ये ऑपरेशन चक्र 2 है, ठीक है। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।